हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जहां से जो है आपसे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस वीडियो में आपको जो है भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं अक्सर बार बार जो है। तो दोस्तों, हम पहले प्रश्न को बताने से पहले हम लोग एक चीज समझ लें। यहाँ पे आया है कि पुलिस की सूची का विषय है, यानी जो पुलिस की व्यवस्था देश के अंदर हर राज्यों में की गई है वह किस सूची का विषय है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में भारतीय संविधान बना था तो जब भारतीय संविधान आपके देश में बना तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ये चीज पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है उसकी कौन सी जो अनुसूची है, जो आपकी जो है राज्य सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो, चाहे संघ सूची हो, यानी भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जहां पे जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी विषयों का बंटवारा किया गया है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की वो 7वीं अनुसूची है जहां पर जो है आपके जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी विषयों का बंटवारा किया गया कि किन विषयों पे कानून राज्य सरकार बनाएगी, किन विषयों पे कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी, और किन विषयों पे कानून जो है दोनों मिलके बनाएंगे। यानी ऐसे विषयों को हम लोग समवर्ती सूची के विषय कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि भारतीय संविधान की वो 7वीं अनुसूची है। और आपको पता चल गया वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूचियां आपके पास थी। तो यहां पे बार बार एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि पुलिस की सूची का विषय है। तो जो पुलिस की व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी राज्य के अंतर्गत हो, वो राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है सर्वे सर्वा जिम्मेदारी राज्य की होती है, यानी पुलिस जो व्यवस्था है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए तो आप देखते हैं कि कोई राज्य जो है पता लगा हाई स्कूल पास लोगों को ही पुलिस बना देता है, या कोई राज्य देखते हैं कि अपने जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में 2-2 परीक्षाएं रख देता है। इसका मतलब राज्य जो है स्वतंत्र है जो है पुलिस। तो इसलिए वो पुलिस राज्य सूची का विषय है, इस नाते से जो है वो पूरा राज्य स्वतंत्र होता है। अब आइए बात करते हैं रेलवे पुलिस, यानी जिसे आप जीआरपी बोलते हैं। तो जहां पे बात जैसे रेलवे की आती है तो रेल देखा जाए तो वो केंद्र सूची का विषय है। जो रेल विभाग है, यानी रेल से संबंधित जो बात है वो आपका केंद्र सूची का है। लेकिन वहीं अगर बात आती है रेलवे पुलिस, जिसे जीआरपी कहा जाता है, तो ये किसका विषय है। और इसके साथ ही साथ पूछा जा रहा है आपसे भूमि सुधार। तो जो जीआरपी है, यानी जो रेल की जो पुलिस होती है, आरपीएफ की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी जो है जीआरपी की बात कर रहा है। तो ये जो जीआरपी है और भूमि सुधार, ये किसके विषय हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपके राज्य सूची के विषय होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंकिंग की। बैंकिंग हो, बीमा हो, जनगणना हो और निगम कर, यह किस सूची के विषय है। तो यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो है आपकी संघ सूची के विषय हैं, क्योंकि इस पर कानून बनाने का काम आपकी जो है केंद्र सरकार करती है। आपको पता है कि बैंकिंग आपकी केंद्र सरकार यानी संघ सूची, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और एक बहुत ज्यादा जो डाउट होता है वो ये है निगम कर। तो जो निगम कर है यह जो है केंद्र सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का विषय है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा हम लोग ये तो अनुसूची से जुड़ा 7वीं अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, जिस पर हम लोग डिस्कस किए। अब आगे चलते हैं
संविधान के किस भाग में, देखिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता अनुसार जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता रहेगा। ये आपको, तो ये आखिरकार संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में, तो देखिए जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसका वर्णन जो है यानी उसका जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368। बहुत ज्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो आपका जो है संविधान संशोधन से है। तो संविधान संशोधन का संबंध अनुच्छेद 368 से है और भाग 20 के अंतर्गत। अब बात करते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। वो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग को डाउट होता है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत यानी जब देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर यही प्रश्न लग जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो जहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल की बात आ जाएगी तो वो आप फिर तब आप जो है लॉर्ड माउंटबेटन को टिक नहीं करेंगे, तब आपके जो है हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। यानी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल यानी सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के देखिए गवर्नर जनरल थे बट ये भारतीय थे, तो अगर कोई भारतीय पहला गवर्नर जनरल बना तो वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, उसके बाद तो आपके देश में भारतीय संविधान बना, कानून बना, जब आपका 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ तब जाके प्रेसिडेंट का पद आया ना, तो ये चीज समझना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, अगर भारतीय शब्द लग गया तो सी राजगोपालाचारी को आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है बहुत, लेकिन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी संविधान सभा ने संविधान को कब अपना लिया। तो ये चीज जब प्रश्न आएगा भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो वो 26 नवंबर सन 1949 को। आपको पता है कि भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, तो भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर सन 1949 को बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और एक चीज ध्यान देना है कि इसी दिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए जो 26 नवंबर का दिन है वो 26 नवंबर का दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर सन 1949 को किया गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां बात करना है, प्रश्न आ रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो पहले तो ये ध्यान देना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वही 12वीं बैठक थी। और वो कब होती है संविधान सभा की अंतिम बैठक, वो 24 जनवरी सन 1950 को होती है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 24 जनवरी सन 1950 को भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो बात आती है कि आपके देश में प्रथम राष्ट्रपति कब बने, कब बनाया गया, तो जो प्रथम राष्ट्रपति आपके देश के यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी सन 1950 को जो है बनाया गया था। ये चीज ध्यान देना है। और इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो आखिरकार परीक्षा में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब की गई थी। तो देखिए जो भारतीय संविधान की पहली बैठक थी वो आपको पता है वो 9 दिसंबर सन 1946 को की गई थी।
संविधान सभा का गठन होने के बाद पहली बैठक जो की गई वो 9 दिसंबर जो है 1946 को की जाती है और अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके एक वयोवृद्ध नेता थे जो इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जो है आपका जो है 24 जनवरी सन 1950 यानी कहने का मतलब 26 जनवरी के 2 दिन पहले यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले, तो 24 जनवरी सन 1950 को भारत के राष्ट्रपति के पद को, प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं। ये सारे क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान जो संविधान सभा थी उसकी कुल मिला के कितनी बैठकें हुई थी यह भी प्रश्न पर आता है। तो आप बताएंगे कुल मिला के 12 बैठकें हुई थी। पहली बैठक कब हुई तो वो आपकी जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक कब होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। अंतिम बैठक कब होती है वो 24 जो है जनवरी 1950 को होती है, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन बार बार यह भी आता है कि भाई भारतीय संविधान जब संविधान सभा थी, जब संविधान बन रहा था तो संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो आपके VN राव का नाम आता है। तो भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो आपके VN राव थे। और आपको एक चीज और बार बार क्वेश्चन आता है कि जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनकी समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये है। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन है, संचालन समिति हुई, चाहे नियम समिति हुई, चाहे झंडा समिति हुई, यानी इन सब समितियों का अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी भी आ जाए संचालन समिति संविधान की या नियम समिति या झंडा समिति, इनके जो अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं भारतीय संविधान के नागरिकता की। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि देखिए जो भारत के अंदर जो नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो पहले ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 2 में किया गया है। और भाग 2 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से लेके जो 11 तक है यह नागरिकता को वर्णित करता है। और नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। अब बात आती है कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान। तो भारत के अंदर जो नागरिकता का प्रावधान किया गया वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता का मतलब कि यदि आप मान लीजिए किसी आप गांव या शहर के निवासी हो, अगर आप किसी एक राज्य के निवासी हो या किसी एक गांव के हो तो आप संपूर्ण भारत के नागरिक माने जाते हैं। और देखिए परीक्षा में आता, अच्छा एक भारत के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया वो कहाँ की अनुकृति है, कहाँ से लिया गया है तो आपका समझ लेना आपको अच्छे से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। दूसरी चीज आपको समझनी है, यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी स्टेट की नागरिकता अलग है और सेंटर की नागरिकता एक तरह से देखा जाए अलग है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पे है, अमेरिका में है। भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एक चीज ध्यान में रखना है, दूसरी चीज जो है ना भारत में जो है नागरिक, अब यह भी प्रश्न आया है आपका पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो नागरिकता प्राप्त कर भारत के अंदर 5 प्रकार से की जाती है। इस वीडियो में केवल आप संख्या तक ही सीमित रहें कि नागरिकता प्राप्त कर 5 जो भारत के अंदर की जाती है वो 5 प्रकार से की जाती है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 में नागरिकता से संबंधित बातें की गई हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं
कुछ जो है भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे संविधान की कुंजी या यूं कहिए ताली या यूं कहिए कि या संविधान की आत्मा। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की जो है कुंजी कहा जाता है। लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर के संबंध में कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर के हिसाब से जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो क्या है, तो वो तब आप जो है प्रस्तावना को टिक नहीं करेंगे, तब आप अनुच्छेद 32 को टिक करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बाबा भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो है भारतीय संविधान में अब तक जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, यह भी पूछा गया है कि अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। तो अब तक मात्र जो है एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन आपके देश में 1976 में होता है। उसी समय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे आपको पंथ निरपेक्ष से क्या, देखिए भारत एक जो है पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। पंथ मीन्स होता है धर्म और निरपेक्ष, यानी हमारे भारत के अंदर जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है भारत एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। यानी यहाँ इस राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान अवसर दिया गया है। समान रूप से सभी धर्मावलंबी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अन्य वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसी पे छोड़ते हैं कि आता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है ये चीज। अब देखिए भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी क्या है, बात हो गई। अब जरा ध्यान देना है कि उद्देश्य, देखिए अब देखिए जो भारतीय संविधान के अंदर जो ये उद्देशिका या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है या ये कहाँ की अनुकृति है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। और हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान, देखिए ध्यान देना, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो देखिए जो 26 नवंबर सन 1949 को जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बना करके पूर्ण रूप दे दिया, तो कहा जाए भारतीय संविधान जो अंगीकृत करता है वो उसको अंगीकृत करने वाला, स्वीकारने वाला कौन है? तो वो है आपकी भारतीय जनता। यानी भारतीय जनता के द्वारा जो है भारतीय संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। ये चीज समझना है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को ध्यान देना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, वह अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त करती है। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह अपने देश के नागरिकों को न्याय की, स्वतंत्रता की एवं समानता, देखिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता, इन तीनों को सुनिश्चित करने का काम आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है संकल्पित किया गया है। उसी संकल्प को वो हमारी प्रस्तावना व्यक्त करती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए न्याय जो है ना, देखिए अगर देखा जाए संविधान के दृष्टिकोण से जहां बात आती है, अभी आपने देखा न्याय की, तो न्याय जो होता है वो 3 तरीके से होता है। जहां पे जो न्याय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय 3 प्रकार का होता है। आपको सामाजिक रूप से न्याय मिले, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। यानी यहाँ न्याय का 3 प्रकार से मतलब है कि समाज के अंदर सामाजिक व्यक्ति, भारत के नागरिक को सामाजिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, उसको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनैतिक रूप से भी उसको न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय का मतलब 3 चीजों से संबंध रखता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि विश्व का वो कौन सा देश है, दुनिया का वो कौन सा देश है जहां का सबसे पहला, यानी विश्व का
पहला लिखित संविधान पाया गया। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन जो अपना भारत है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि किसी देश का है तो वो अपने देश भारत का है, ये समझना है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है भाई? भारत का है। देखिए एक चीज ध्यान देना है, ये 3 बातें आपको समझना है। देखिए ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। जरा ध्यान में देखना, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां की पार्लियामेंट सर्वोच्च है, यानी कहने का मतलब वहां ना न्यायपालिका सर्वोच्च मानी जाती है, ना जो है आपका संविधान वहां का सर्वोच्च माना जाता है, बल्कि वहां की जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, यानी जो उसका डिसीजन होगा वही सर्वोपरि होगा। तो ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका जो आपकी ब्रिटेन के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है वह सर्वोच्च है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, तो अमेरिका के अंदर जो है वहां की जो न्यायपालिका सर्वोच्च है, यानी जो न्यायपालिका कहती है वही डिसीजन जो है सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन अगर हम अपने भारत के संबंध में बात करें तो यहां बहुत एक अलग चीज है। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान सर्वोच्च है, उसके नीचे सारी चीजें आती हैं। यानी देखा जाए तो जो भारत के अंदर कार्यपालिका है, चाहे आपकी विधायिका है, चाहे न्यायपालिका है, वो जो है इसी से शक्ति प्राप्त करती हैं, यानी संविधान से ही ये शक्ति प्राप्त करती हैं। यानी कौन? न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका। अगर उनको शक्ति मिली है तो इस संविधान के थ्रू शक्ति मिली है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे संविधान ही सर्वोच्च है, यानी संविधान एक बहुत बड़ी चीज है। संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में जाते हैं तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अगर आप ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट यानी संसद की सर्वोच्चता है। तो ये काफी जो है रोचक जो है क्वेश्चन था आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक जो सत्ता है इसका प्रमुख कौन है? तो जो राजनीतिक सत्ता भारत के अंदर है इसका जो कोई प्रमुख है तो वो प्रमुख जो है यहाँ की जनता है, यानी भारत की जो जनता है वही जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख मानी जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 अक्टूबर देखिए आता है क्वेश्चन कि भाषा के आधार पे भारत में जो है बंटने वाला, देखिए राज्यों का बंटवारा होता है। तो सबसे पहले राज्यों का बंटवारा जो होता है वो भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे अगर कोई बंटने वाला राज्य था तो वो आंध्र प्रदेश था। और वो कब बंटता है भाषा के बेस पे? 1 अक्टूबर 1953 को। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश एक भारत का पहला राज्य बना जो भाषाई बेस पे था। बाद में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस पे अभी नहीं जाना है फिलहाल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? जरा ध्यान देना है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो वो आपकी जो है सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात आए कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक संस्था कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत पावर मिला हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत आप देख पा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा करने का उत्तरदायित्व प्राप्त है, यानी शक्ति प्राप्त है। और हाई कोर्टों को जो है अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें शक्ति प्राप्त है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग की थोड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात देखिए, जो निर्वाचन आयोग है यह एक अस्थाई स्वतंत्र जो है, एक तरीके से अस्थाई है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किया गया है। अब कभी कभी आ जाता है भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग है इसका कहाँ प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुभाग 15 है और अनुच्छेद 324, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 324 का संबंध जो है वो आपका जो है आपका निर्वाचन
निर्वाचन आयोग से है। संविधान के भाग 15 में उसका वर्णन किया गया है। और एक चीज ध्यान देना है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पूछता है कि भारत में प्रथम निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 25 जनवरी, ध्यान देना आप, 25 जनवरी सन 1950 को। देखिए 24 जनवरी सन 1950 को आप देख पा रहे हैं कि आपके देश में जो है राष्ट्रपति का जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 25 जनवरी सन 1950 को जो है ना आपके देश में प्रथम निर्वाचन आयोग का गठन होता है, तो 25 जनवरी सन 1950 को। और इसीलिए जो है 25 जनवरी का डेट काफी महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जो मतदाता दिवस है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 26 जनवरी को तो आपको पता ही है कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को ही भारतीय संविधान को जो है क्या किया गया था, लागू किया गया था। अंगीकृत करने का काम अलग डेट में है, वो है आपका जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन अगर लागू करने की बात आती है कि कब से भारतीय संविधान लागू माना जाता है, तो 26 जनवरी 1950 से आपको अच्छे से पता है। और मतदाता दिवस, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो थे आपने, यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे तो आप महसूस किए होंगे ये सारे क्वेश्चन जो है काफी यूनिक थे, परीक्षा उपयोगी हैं। साथ में इसमें बहुत सारी इसके साथ साथ कुछ रोचक जानकारी भी दिया गया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप जो है चैनल को आप ज़्यादा लाइक करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे अब तक अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज़ आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसी तरीके की मैं आपके बीच यूनिक वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।